वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ MGT 501 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 501 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 3 करवाया जा रहा है, जो कि है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंड करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को। सो व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या? Organize An organization is a coordinated social unit of people working together to achieve common goals. और एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम के मुताबिक लोग होते हैं वहाँ पर जो कि मिलके काम करते हैं। और वो क्यों काम करते हैं? ताकि पूरा करना होता है उनको एक स्पेसिफिक पर्पस, एक ख़ास मकसद वो पूरा करते हैं। और कुछ कॉमन गोल्स होते हैं जो सबके होते हैं, उन उसके लिए लोग जो है वो आपस में मिल के काम करते हैं। तो एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो वो फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती हैं। और दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसी तरह से इनके बहुत से मकसद और बहुत से जो है वो स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देते हैं। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गोल ओरिएंटेड होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं, उनको अचीव किया जाता है, उनको अचीव करना होता है। डेलिबरेटरी स्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, और कनेक्ट होती है उनके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ से। नाउ द प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब एक अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कुछ प्री रिक्विजिट है, इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली। जैसे हम कहें प्री रिक्विजिट से मुराद, आपके जो प्री रिक्विजिट होते हैं वो ये होता है कि प्री रिक्विजिट कोर्स आपने पढ़ा है तो फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये उसी तरह की चीज़ ही है कि ये पहले से होगी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। कॉपरेशन इंश्योर करता है कि लोग जो मिल के काम करते हैं और जो उनका जो एक गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके लिए। और कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है क्योंकि इसके ज़रिए एक्सचेंज किया जाता है इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी होती है कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। सो ये दो जो है बहुत ज़्यादा अहम तरीन चीज़ें हैं, कोऑपरेशन और जो कम्युनिकेशन होती है। और इनके बगैर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल करती है कि मेंटेन करे एफिशिएंसी और अचीव करने में उसके ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या होता है, कोलेब्रेशन जो है वो भी करना आसान होती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और उनकी टाइप की हम बात करें, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट आता है। तो वर्चुअली तौर पे अगर हम देखें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन करती है इनपुट ताकि प्रोड्यूस करे आउटपुट। इनपुट से आउटपुट जो है वो बनाया जाता है। अब अगर हम इनपुट की बात करें, वो क्या क्या इनपुट है जिनसे आउटपुट बनाया जा रहा है, उसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया, जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, कैपिटल आ गया जो इन्वेस्ट किया गया है, लेबर आ गया जो लोग काम कर रहे हैं, नॉलेज हो गई जो लेबर्स के पास भी है और जो मैनेजमेंट है उनके पास भी है। तो ये तमाम एसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो स्टार्ट कर सके नए प्रोसेस। उसके बाद उस इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होते हैं, अब ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होते हैं इनपुट के ऊपर। सो ट्रांसफॉर्म इनपुट किया जाता है कि इनपुट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है वैल्यूएबल आउटपुट में। और एम्फेसाइज होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी और जो रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। आउटपुट एंड परफॉर्मेंस की हम बात करें, जो आउटपुट निकलता है, इनपुट डाला, ट्रांसफॉर्म किया और आउटपुट निकला। अब आउटपुट जो निकलता है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस आता है जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, एक तो प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट होती है, इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल भी होती है। वो उसके हिसाब से हो गई जो यानी कि फाइनेंस वगैरह के हिसाब से कि प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट है। लेकिन अब अगर हम फॉर्मेलिटी के हिसाब से बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऑफिशियली डिफाइंड रोल्स होते हैं कि कौन कौन से रोल किसके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी कौन सी हैं, और स्ट्रक्चर भी। और इसी से हमें पता चलता है उस ऑर्डर भी और लेजिटिमेसी भी। जबकि इनफॉर्मल जो होती हैं वहाँ पर अनऑफिशियल किस्म के रिलेशनशिप देखते हैं हम। सोशल नेटवर्क जो कि नेचुरली तौर पर डेवलप किए जाते हैं मेंबर्स के दरमियान। सो को एग्जिस्टेंस एंड इन्फ्लुएंस, तो दोनों जो टाइप हैं को एग्जिस्ट करती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल जो डायनेमिक्स है। फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्डर, और जो इनफॉर्मल नेटवर्क होते हैं वो उनसे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और सोशल इंटरेक्शन आता है। नाउ द कंपोनेंट्स एंड सिस्टम व्यू। कंपोनेंट्स की अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के,
सो टास्क की हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल टास्क की, तो टास्क जो है वो डिफ़ाइन करता है मिशन, पर्पस या फिर जो गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस के लिए, और ये गाइड करता है उसकी एक्टिविटीज़ को भी। ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें, सो लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, जो कि एसेंशियल होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, टास्क को कोई भी काम कराने के लिए उसको एग्जीक्यूट करना भी एक चीज़ बनी है, प्लान बना है, तो उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़रूरत होगी ह्यूमन रिसोर्स की। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो इससे मुराद ये है कि कैसे वर्क को, काम को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाता है, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट शामिल है वो ये आ जाता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक जो मैनेजर है उसके अंडर में कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग उसको जो है वो रिपोर्ट करेंगे, और कितना जो है वो सबॉर्डिनेट एक मैनेजर जो है इफेक्टिवली तौर पे सुपरवाइज़ कर सकता है। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इसके अंदर इंटेलेक्चुअल और मैकेनिकल प्रोसेसेस जिनका इस्तेमाल करते हुए ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनपुट जो है आउटपुट के अंदर, जैसे कि बताया गया कि आपको इनपुट फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और फिर आउटपुट बनता है। सो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक सिस्टम व्यू अगर हम देखें, जो बुनियादी जो सिस्टम व्यू है, जो सिस्टम व्यू है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे हमें पता चलता है कि कैसे बहुत से एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं एक ब्रॉडर इन्वायरमेंट के अंदर। और इनपुट की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर ह्यूमन भी आ जाता है, ह्यूमन भी जो है वो आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल और फिजिकल भी आ जाते हैं, और इन्फॉर्मेशनल रिसोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं जो इनपुट होते हैं, और जो कि एक कन्वर्जन प्रोसेस से गुजरते हैं ताकि प्रोड्यूस किया जाए आउटपुट, जैसे कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो होती है। कन्वर्जन प्रोसेस के ज़रिए इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इनपुट ट्रांसफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के ज़रिए ताकि क्रिएट किया जाए वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज। और आउटपुट के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस बनती हैं। और फीडबैक लूप्स की अगर हम बात करें, तो ये जो इंश्योर करते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और अडाप्टेशंस जो है उसको। ये पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो वो ओपन सिस्टम होती है। ओपन सिस्टम से मुराद ये कि जिनपे एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर होता है, इन पर असर होता है बाहर जो बैरूनी जो भी फैक्टर्स होते हैं उनका, और इसी वजह से इनका इनके लिए रिक्वायर होता है कि कांस्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस हो, यानी कि जो भी फैक्टर का इन्फ्लुएंस है उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स कर सके ताकि मेंटेन करे इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, सक्सेस है उसको। इफेक्टिवनेस एंड चैलेंजेस की अब अगर हम बात करें, पैरामीटर्स फॉर इफेक्टिवनेस, जो पैरामीटर्स हैं इफेक्टिवनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उसको मेजर किया जाता है ऐसा पैरामीटर्स जैसे कि क्वालिटी, अडेप्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट, एफिशिएंसी और सेटिस्फेक्शन वगैरह। क्वालिटी एश्योरेंस अगर हम देखें, क्वालिटी इंश्योर करती है कि आउटपुट जो है वो पूरा कर सके स्टैंडर्ड्स और जो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको। अडेप्टिवनेस की हम बात करें, ये रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड टू चेंज की को के हवाले से एनवायरनमेंट के अंदर। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट की अब अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजर करती है आउटपुट इनपुट के मुकाबले में, आउटपुट कितना मिला हमें। और अगर वो ज़्यादा होता है तो फिर उससे हमें एफिशिएंसी का भी पता चलता है कि आउटपुट अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो एफिशिएंसी होगी। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट का जो फोकस होता है वो होता है ग्रोथ और इनोवेशन के ऊपर। एफिशिएंसी जो है वो आती है किस तरीके से कि जब ऑप्टिमल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन होगी। चैलेंजेस ऑफ टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, अब आज की ऑर्गेनाइजेशन हम देखें, मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन हम कहें आज के ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको कई सारे चैलेंजेस का सामना है, कई सारी आसानियाँ भी है तो कई सारे चैलेंजेस का भी सामना है। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है, तो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी के मुताबिक जो है वो चलना होगा और अडॉप्ट करना होगा जो भी चेंजेस आ रही हों, जो इनोवेशन हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट आज देखते हैं, आज के दौर में दुनिया भर का जो है वो एक असर है, और इंटरनेट के आने के बाद तो लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में भी पता चल चुका है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का एक कंपटीशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे अब जो है वो देखा जाता है, और डिमांड भी उसी हिसाब से जो है वो देखने में आती है। और इसके अलावा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी भी हम आज के दौर में जो है वो हम देखें तो ये जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है, मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कल्चर और मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के लोग हमें वहाँ पर एक साथ जो वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तरफ इससे फ़ायदा भी होता है, तो दूसरी तरफ ये चैलेंज भी होता है क्योंकि उनको फिर मैनेज करना होता है उसी तरीके से उनके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से।
स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती है, फिर सो बैलेंस किया जाए जो मल्टीपल स्टेक होल्डर की डिमांड है, और उसमें फिर रिक्वायर होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का होना। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ